नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जातीय नृत्य। अब जातीय नृत्य का मतलब क्या होता है मित्रों, तो यहां ध्यान रखना कि जाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो जातीय नृत्य है। और यहां से आपको लगभग 90% 95% जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मित्रों यही पूछते हैं कि कौन सा नृत्य किस जाति से संबंधित है। मतलब जाति और नृत्य का मेल से संबंधित आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो हम अलग अलग जातियां या जनजाति जो लोग हैं उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जातीय नृत्यों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। तो भील समुदाय के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ भील समुदाय। इसमें जितने भी हम नृत्य लिखेंगे उनमें भीलों के अलावा और कोई जाति के लोग जो है वो भाग नहीं लेते हैं। तो सिर्फ भीलों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो एक लाइन हम लिख देते हैं, गवरी और भील, भील, गवरी और गैर के साथ हाथी पर द्विचक्र में घूमते हुए युद्ध करते हैं। युद्ध करते हैं। ये सभी नृत्य जो हैं आपके किसके हैं? जातीय नृत्य, जाति विशेष के नृत्य हैं। एक लाइन हमने लिखी, इसमें आपके सभी जातीय नृत्य जो है वो आपके आ जाते हैं। भील तो हो जाएगी, जिस समुदाय हो जाएगा जिसके ये नृत्य हैं। गवरी से आपको पता है कौन सी नृत्य हो जाएगा आपके? गवरी नृत्य। गवरी नृत्य। गवरी नृत्य के बाद में गैर से हो जाएगा गैर नृत्य। गैर नृत्य। हाथी से हो जाएगा आपके हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। द्विचक्री से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। चक्री नृत्य अलग है मित्रों, द्विचक्री अलग है। द्विचक्री का संबंध तो भीलों से है, जबकि चक्री नृत्य हम आगे पढ़ेंगे। चक्री नृत्य कंजरों का है, कंजरों से संबंधित है। घूमते से हो जाएगा आपकी घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य। और युद्ध से हो जाएगा आपके कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जैसे हम जानते हैं कि भील जो है वो युद्ध प्रिय जनजाति कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, समुदाय था जिसने मेवाड़ के शासकों की कई बार जो है मदद की थी रण क्षेत्र में। तो ये सभी नृत्य हैं, गवरी, गैर, हथिमना, द्विचक्री, घुमरा और युद्ध। 6 नृत्य जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसके द्वारा किए जाता है? तो ध्यान रखना, भीलों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भीलों के द्वारा किए जाते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे, अलग से एक एक करके, और सभी नृत्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवरी नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ते हैं? गवरी नृत्य। वैसे मित्रों ध्यान रखना कि गवरी नृत्य जो है ये एक लोक नाट्य है। नृत्य न होकर गवरी को वैसे हम लोक नाट्य कहें तो उचित होगा, क्योंकि गवरी नृत्य जो है ये नृत्य को नाटकों के रूप में प्रदर्शन किया जाता है मनोरंजन के लिए, और ये सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला आपका नृत्य है। ठीक है ना। इसमें भाग कौन लेता है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, इसमें जो भाग लेते हैं वो होते हैं पुरुष। पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेते हैं। पुरुषों के वेश में महिलाएं भाग ले सकती हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो इसमें भाग नहीं लेती, क्योंकि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। हमको ये भी पता है कि भील जो है, भील सबसे प्राचीन जनजाति कह सकते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजातियों में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम भीलों का आता है। तो भीलों के द्वारा अपने कह सकते हैं संस्कृति का निर्वाह करते हुए ये नृत्य जो है कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसलिए इसको हम राजस्थान का परंपरागत नृत्य या सबसे प्राचीन नृत्य भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये राजस्थान का मेरू नाट्य कहलाता है। जितनी भी नाट्य हैं उनमें सबसे मुख्य नाट्य आपका कौन सा है?
आपके ये है आपकी गवरी नृत्य। गवरी नृत्य के 2-3 नाम लिख दीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसे राई नृत्य, एक तो राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य, तथा लोक नाट्य या मेरु लोक नाट्य, क्या कहा जाता है, मेरु नाट्य, तथा मेरु नाट्य भी कहा जाता है। मेरु नाट्य भी कहा जाता है, मेरु नाट्य कहा जाता है। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन व परंपरागत, सबसे प्राचीन व परंपरागत नाट्य या नृत्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य। अब याद रखना कि ये नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है मित्रों। ये नृत्य जो है ये शिव और भस्मासुर की आराधना में किया जाता है। भगवान शिव और भस्मासुर से संबंधित जो कथा है, आप सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति जो है भगवान शिव की आराधना करता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं, तो उसने भगवान शिव से जो वरदान मांगा, वो मांगा कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। और भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया। इसलिए उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो जिस पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, इसलिए उसको भस्मासुर कहते हैं, भस्म करने वाला असुर। और जब उसको वरदान मिल गया तो सबसे पहले उसने भगवान शिव को ही भस्म करने की सोची। तब जो है भगवान शिव, क्योंकि वो चाहता था कि भाई इस भगवान शिव को मैं भस्म करके और पार्वती से विवाह कर लूं, और इस प्रकार जो है भस्मासुर और शिव भगवान के बीच में जो है मनमुटाव हो जाता है और भस्मासुर जो है शिव के पीछे जो है भस्म करने के लिए दौड़ता है। तब भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की मदद करने आते हैं और पार्वती का नकली रूप धारण कर, जिसको हम मोहिनी कहते हैं, उस भस्मासुर को मोह लेता है। और भस्मासुर से कहते हैं कि उसको मोह लेने का मतलब ये हुआ अब कि मोहिनी के जाल में वो ऐसा फंस गया कि वो जैसे मोहिनी करे वैसे वो भस्मासुर करने लगा। और मोहिनी ने नृत्य करते ही, मोहिनी नृत्य करती है, भस्मासुर भी नृत्य करता है, मोहिनी बैठती है तो भस्मासुर भी बैठता है, मोह लिया उसको। और भगवान कहते हैं कि मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपने ऊपर हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी नृत्य करते हुए अपने ऊपर हाथ रखा और खुद जो है वो क्या हो गया, भस्म हो गया। इस प्रकार जो है भस्मासुर को कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ने समाप्त किया था। इस कहानी के इर्द गिर्द ये आपका नाट्य घूमता है, इसलिए ध्यान रखना कि आधारित किस पर होता है, ये आधारित शिव भस्मासुर की कथा पर, शिव और भस्मासुर की कथा पर यह आपके आधारित होता है। ठीक है, अब कब किया जाता है, समय अगर बात करें तो कितने दिन, 40 दिन किया जाता है। कितने दिन, 40 दिन तक, ये 40 दिन तक किया जाता है। कब प्रारंभ होता है तो ध्यान रखना, रक्षाबंधन के अगले दिन, अर्थात अब रक्षाबंधन के अगले दिन का मतलब क्या हुआ, रक्षाबंधन होती है श्रावण पूर्णिमा, तो ये श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन के अगले दिन, मतलब श्रावण पूर्णिमा को आपके श्रावण खत्म हो जाता है। अगला आपके आता है भाद्र, तो भाद्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण जो है आपके 10वीं तक ये चलता है, 40 दिनों तक। अर्थात हम लिख सकते हैं कि भाद्र कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण 10वीं तक, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, 40 दिनों तक ये आपके नृत्य चलता है। अब इस नृत्य में 40 दिनों तक जो भील जाति के लोग जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, मुख्य रूप से उन गांवों में जाकर इस नृत्य या इस नाट्य का आयोजन करते हैं जहां उन्होंने अपनी बेटियां दी हो। मतलब कह सकते हैं कि इनकी भीलों की बेटियों के जहां विवाह किए जाते हैं उन गांवों में जाते हैं और वहां कुछ दिन रहते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग नाटक का प्रदर्शन करते हुए ये नृत्य या ये नाटक गौरी नृत्य जो है वो किया जाता है। अब इस नृत्य की शुरुआत किसके साथ होती है तो ध्यान रखना, शुरुआत तो भीलों की, ध्यान रखना एक देवी है, भीलों की देवी है जिसका नाम है खेड़ा देवी। क्या नाम है, खेड़ा देवी तथा 52 भेरू जी, भीलों में भेरू जी प्रसिद्ध है, 52 भेरू जी। तो खेड़ा देवी तथा 52 भेरू जी की आराधना के साथ
आराधना के साथ खेड़ा देवी की आज्ञा लेते हैं और बावन भैरव जी का स्मरण करते हैं, और इस स्मरण और इस पूजा पाठ के साथ में आपके ये गौरी लोक नाट्य जो है ये क्या हो जाता है, ये प्रारंभ हो जाता है। और फिर अगले 40 दिनों तक ये चलता रहता है। और इनकी ध्यान रखना कि इसमें जो भी लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो 40 दिनों तक जो है एक साथ रहते हैं और स्नान विनान नहीं करते हैं, नंगे पैर रहते हैं, और भी कई सारे जो है इनको कठिन नियमों की पालना करनी होती है। 40 दिनों तक जो है इस कह सकते हैं कि नृत्य को आगे बढ़ाए रखते हैं। इसलिए इसमें कई सारे प्रमुख पात्र भी होते हैं। एक तो मैंने बताया कि भस्मासुर और शिव पर आधारित है, तो इसमें शिव को क्या कहा जाता है ये भी ध्यान रखना। इसमें शिव को, भगवान शिव को क्या कहा जाता है, शिव को कहा जाता है पुरिया, शिव को कहा जाता है पुरिया, और पार्वती को कहा जाता है गौरी। क्या कहा जाता है, गौरी कहा जाता है। ठीक है, शिव को पुरिया तथा पार्वती को गौरी कहा जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से पात्र कौन कौन से होते हैं, मतलब जो भाग लेने वाले जो लोग होते हैं उनके एक नाम होते हैं, और वो अलग अलग लोगों का प्रतीक या अलग अलग उनका कार्य होता है। तो वो पात्र कौन से होते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा गौरी का पात्र है या गौरी का पात्र नहीं है, या दे देता राई बुढ़िया, खटकुड़िया, झामटिया, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये जो आपके गौरी नाट्य हैं उसके पात्र हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं गौरी के पात्र, गौरी के पात्र। सबसे सम्मानित पात्र जो होता है मित्रों वो होता है राई बुढ़िया। वो कौन सा होता है आपके, राई बुढ़िया। राई बुढ़िया सब ध्यान रखना, राई बुढ़िया। ये राई बुढ़िया गौरी लोक नाट्य या गौरी नृत्य जो होता है उसमें सबसे सम्मानित पात्र होता है। इस पात्र की सभी बाकी वाले जो कलाकार होंगे वो सम्मान करेंगे। अब सम्मानित पात्र होगा तो मित्रों ध्यान रखना कि सम्मानित पात्र की भूमिका किसको दी जाएगी। तो सम्मानित पात्र की भूमिका भीलों में सबसे वृद्ध जो सम्मान व्यक्ति होगा, सम्मानजनक व्यक्ति होगा, उसको जो है इसकी भूमिका दी जाती है। और ये इसका मुख्य कार्य ये होता है, सम्मानित पात्र या ये वृद्ध व्यक्ति क्यों होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को चुना जाता है जो जिससे दूसरे लोग जो है वो थोड़े संकोच में रहे, शंका करे, मतलब उसके अधीन रहे, उसके कार्यों की पालना करे, ताकि वो आपस में लड़े नहीं। और सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी इसका ही होता है, राई बुढ़िया का। तो ये राई बुढ़िया 40 दिनों तक जो है सामूहिक रहता है, सबके साथ में रहता है, सबके साथ भोजन करता है, और सबके साथ रहते हुए ये नीचे जमीन पर ही सोता है, स्नान विनान नहीं करता है। अब इसमें दो शब्द हैं, आपको पता है, एक तो है राई और एक है बुढ़िया। तो इसमें जो राई है, ये बुढ़िया जो है, ये बुढ़िया किसका प्रतीक है, तो बुढ़िया जो प्रतीक है ये प्रतीक है आपके भस्मासुर के तप का। किसका प्रतीक है, भस्मासुर के तप का। भस्मासुर के तप का प्रतीक है जिसको बुढ़िया कहते हैं। और राई ध्यान रखना ये है शिव व पार्वती का प्रतीक, शिव व पार्वती का प्रतीक। तो ये भी ध्यान रखना कि राई बुढ़िया में राई तो शिव व पार्वती का प्रतीक है, बुढ़िया जो है वो भस्मासुर के तप का प्रतीक है। और क्या बात मैंने आपको बताई कि सबसे सम्मानित पात्र होता है, सबसे सम्मानित पात्र जो सभी पात्रों को जोड़े रखता है, जो सभी पात्रों को क्या करता है, आपस में जोड़े रखता है, कोई विवाद नहीं हो। क्योंकि 40 दिनों तक, लंबे समय तक जो है इस नृत्य को बनाए रखना है मित्रों, तो आपसी में सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके राई बुढ़िया। राई बुढ़िया के बाद में अगर दूसरा पात्र हम पढ़े, दूसरा पात्र कौन सा है, तो ध्यान रखना एक होता है झामटिया। और झामटिया का क्या कार्य क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि 40 दिनों तक प्रत्येक दिन अलग अलग कहानी के ऊपर जो है नाट्य दिखाया जाता है। तो कहानी जो लोक कथा होगी उस कथा के ऊपर नाट्य होगा, उस लोक कथा का अपनी लोक भाषा में साथ में वाचन भी करता है। और लोक भाषा में कथा कहने वाला जो पात्र होता है वो होता है झामटिया। मतलब झामटिया का मुख्य कार्य क्या हुआ, झामटिया का मुख्य कार्य हुआ कि जिस कथा पर नाट्य चल रहा है उस नाटक को जो है कथा के रूप में बाचना। ठीक है, लोक भाषा में कथा कहने वाला, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि लोक भाषा में कथा
कहने वाला। लोक भाषा में जो कथा कहने वाला पात्र होता है वो होता है आपके झामटिया। झामटिया के बाद में तीसरा पात्र जो होता है वो होता है आपके खटकूड़िया। खटकूड़िया, खटकूड़िया। इस खटकूड़िया का क्या कार्य होता है? अब नाटक है, मनोरंजन के लिए किया जाता है नृत्य, तो इसको हम कह सकते हैं कि दर्शकों को जो है बांधे रखने के लिए, दर्शकों को बांधे रखने के लिए क्या करता है, बीच में हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है, और हंसी मजाक करने वाला, मनोरंजन करने वाला जो पात्र होता है उसका नाम होता है खटकूड़िया। तो हम कह सकते हैं मनोरंजन करने वाला पात्र, मनोरंजन करने वाला पात्र, बीच बीच में हंसी मजाक करता है, जोकर बनता है, लोगों को हंसाता है ताकि लोग जो है वो आनंद ले इस नाट्य का। तो ये होता है खटकूड़िया। एक होता है कटकूड़िया, एक क्या होता है? कटकूड़िया। कटकूड़िया, ख और क का फर्क है बस। कटकूड़िया क्या होता है? ये नृत्य का सूत्रधार, नृत्य का सूत्रधार, मतलब नृत्य कराने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर होती है उसको कहते हैं नृत्य का सूत्रधार। सूत्रधार और कौन होता है उसको कहते क्या है? कटकूड़िया। तो कटकूड़िया क्या होता है? नृत्य का जो आयोजन व्यक्ति करवाता है उसको कहते हैं कटकूड़िया। कटकूड़िया के बाद में एक और ध्यान रखना, गवरी, गवरी की घाई, गवरी की घाई। अब घाई, घाई का मतलब क्या होता है? घाई लेना, मतलब नृत्य करते हुए गोल गोल घूमना, जोर जोर से नृत्य करना, घूमना, उसको कहते हैं घाई। अपन कभी कभी कहते हैं यार इसको तो घाई आ गई। तो गवरी की घाई मतलब एक वैसे एक सामूहिक गीत होता है। अब क्या होता है, जैसे नाट्य कोई चल रहा है, उस नाट्य में एक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी एक दृश्य को खत्म कर दूसरे दृश्य को प्रारंभ करना होता है। तो इन दोनों के बीच में, दो दृश्यों को जोड़ने के लिए, दोनों दृश्यों के बीच में, दोनों प्रसंगों के बीच में जितने भी कलाकार होंगे वो पंडाल के चारों तरफ घूमते हुए नृत्य करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? गवरी की घाई। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि दो प्रसंगों को जोड़ना होता है, दो प्रसंगों या दो दृश्यों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रसंगों को, विभिन्न प्रसंगों को मूल प्रसंग, मूल प्रसंग से जोड़ने के लिए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। मतलब अलग अलग प्रसंगों को मूल प्रसंग, मूल थीम पर लाने के लिए जो सामूहिक नृत्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपके गवरी की घाई। गवरी की घाई के बाद में अगला हम पढ़े तो नेक्स्ट कौन सा आपके होगा? इसमें एक मोहिनी होती है, मैंने अभी बताया था मोहिनी। ये मोहिनी कौन होती है? तो ये नकली पार्वती, नकली पार्वती जो विष्णु द्वारा रूप लिया जाता है, रूप लिया जाता है। मतलब विष्णु मोहिनी का रूप धारण करता है, वो नकली पार्वती बनकर आती हैं कि भाई मैं तेरे से शादी करने को तैयार हूं, तो भगवान शिव को छोड़ दे, उनको भस्म मत कर। तो वो एक प्रकार की मोहिनी होती है, जब वो आंखों में आंखें डालती हैं तो वो मोहित हो जाता है, और फिर जैसे मोहिनी कहेगी वैसा ही वो करता है। इस प्रकार करता हुआ क्या होते हैं? उसको मार दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो गए बोपे। कुछ लोग क्या होंगे? बोपे। बोपो का मतलब तो आपको पता होगा, बोपे, भोपे मतलब पूजा पाठ करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पात्र। पूजा पाठ करने के लिए जिन पात्रों का प्रयोग किया जाता है उन पात्रों को भोपे कहा जाता है। ये आपके इसमें क्या होंगे? ये सभी आपके गौरी के पात्र हैं। कई बार मित्रों पूछा जाता है तो आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा गौरी के पात्र कौन कौन से हैं। राई बुढ़िया क्या है, खटकुड़िया क्या है, झामटिया क्या है, तो ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके गौरी के पात्र हैं, गौरी के पात्र। इसी प्रकार जिस प्रकार पात्रों का नाम पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 40 दिनों तक लंबा चलने वाला ये नृत्य है। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की जो है लघु नाटिकाएं दिखाई जाती हैं, छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते हैं और उसके आधार पर मनोरंजन किया जाता है। तो हम तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ नाटक उनके बारे में भी पूछते हैं कि ये क्या है,
तीन चार नाम दे दिया, जैसे गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, भियावड़, ये क्या है? आभूषण है, वस्त्रों के प्रकार हैं, जगहों के नाम है, या गौरी की लघु नाटिकाएं हैं। तो ये सभी गौरी में दिखाई जाने वाले नाटकों के नाम हैं, जिसको हम बोलते हैं गौरी की लघु नाटिकाएं। पात्रों के बाद में हम पढ़ेंगे गौरी की लघु नाटिकाएं। लघु नाटिका नाम याद रखना, सीधा सीधा कौन कौन से नाटकों का यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो एक है आपके गोमा मीणा, गोमा मीणा, कालू कीर, कालू कीर, कान गुजरी, कान गुजरी, भियावड़, भियावड़, खेजड़लियो भूत, खेजड़लियो भूत, खेजड़लियो भूत, कालियो चोर। इस प्रकार के बहुत सारे नाटक होते हैं जिनके आधार पर गौरी लोक नाट्य दिखाया जाता है। बंजारा है, ठीक है, शेर सूर की लड़ाई है, इनके आधार पर ये चार मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये चार कई बार पूछे गए हैं, नाम दे देते हैं कि गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, भियावड़, ये क्या है। और नीचे आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा कि ये गौरी में दिखाई जाने वाले पात्र या ना, सॉरी, गौरी में दिखाई जाने वाले लघु नाटक है। और ये छोटे छोटे नाटक है जिनका प्रयोग गौरी में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी समाप्ति कैसे होती है, अब 40 दिनों बाद जो है आपकी गौरी का क्या हो जाता है, गौरी का समापन होता है। तो समापन से 2 दिन पूर्व क्या करते हैं, 2 दिन पूर्व जो है वो ज्वार उगाते हैं। एक कोई मिट्टी का बर्तन लेते हैं और उसके अंदर ज्वार के बीज डाल दिए जाते हैं और ज्वार जो है उगाते हैं 2 दिन पूर्व। और 1 दिन पूर्व क्या करते हैं, कुंभार के घर जाते हैं। जो राई बुढ़िया मुख्य पात्र होता है वो कुंभार के घर जाता है और वहां से एक मिट्टी का हाथी ले आता है, और इस मिट्टी के हाथी की पूजा पाठ करके और इसको जब भोपू के पास ले जाया जाता है तो कहते हैं कि हाथी के आने के बाद भोपू में भाव आना बंद हो जाता है। भाव आना मतलब छाया आनी बंद हो जाती है, और इसके साथ में आपको क्या हो जाता है, गौरी नाट्य जो है वो नृत्य जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अंतिम दिन जो है गौरी का विसर्जन कर दिया जाता है, जिसे गलावन या बलावन कहा जाता है। पानी में डाल दिया जाता है तो उसको गलावन कहते हैं, कहीं कहीं इसका विसर्जन जो है जलाया जाता है तो उसको बलावन कहते हैं, बालना या गालना, ठीक है। तो ये समाप्ति से संबंधित 2-4 बातें आप यहां लिख देते हैं। समाप्ति, गौरी की समाप्ति। समाप्ति में मैंने क्या बताया, 2 दिन तो पूर्व क्या किया जाता है, 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व ज्वार बोए जाते हैं। ठीक है, 1 दिन पूर्व कुम्हार के घर से मिट्टी का हाथी ले आते हैं, जिससे भोपू में भाव आना बंद हो जाता है। अंतिम दिन गौरी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन कर दिया जाता है, जिसे गलावन बलावन कहा जाता है। तो इस प्रकार 40 दिनों तक लंबे समय तक चलने वाला अगर कोई नाट्य है तो आपकी गौरी है। इसीलिए इसको हम मेरू नाट्य कहते हैं। राजस्थान का मेरू नाट्य मतलब राजस्थान के जितने भी नाट्य हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कौन सी है, आपकी मुख्य कौन सी है, तो आप ध्यान रखना गौरी नाट्य।
कौन करता है? तो सीधा सीधा भीलों का है। भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं तो गौरी भीलों का नृत्य है। भील पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। 40 दिन तक चलती हैं। पात्रों के और लघु नाटिकाओं के नाम विशेष करके मित्रों आप याद रखना। चलिए, दूसरा नृत्य जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, और दूसरा नृत्य है आपके गैर। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर नृत्य में भी आपको पता है भाग कौन लेता है? सिर्फ भील पुरुष भाग लेते हैं। मतलब गैर भी भीलों का पुरुष प्रधान नृत्य है। गैर तो सामान्य आपने देखा भी होगा, आजकल दूसरे लोग भी गैर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मूल रूप से ये नृत्य है किसका? तो ये इस नृत्य का संबंध भील संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गैर हाथों में लकड़ी, होली के अवसर पर आपने देखा होगा कि हाथों में लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ी छड़ी लेकर, और भील पुरुष जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हुए नृत्य करते हैं। उनके कपड़े भी अलग प्रकार के पहने होते हैं, दूल्हे के वेश में, और बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, और गोल गोल घूमते हुए लकड़ी जो छड़ी होती है उन छड़ियों को एक दूसरे से टकराते हुए नृत्य करते हैं। उसी को तो हम क्या कहते हैं? गैर नृत्य कहते हैं। तो होली के अवसर पर किया जाता है। होली के आसपास लगभग आपकी जो है 15 दिन तक किया जाता है ये नृत्य। इस नृत्य के लिए एक तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा भील कहाँ निवास करते हैं? तो मेवाड़ में। तो मेवाड़ का प्रसिद्ध होगा, लेकिन बाड़मेर के 2 गांव भी इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। एक गांव है आपके कनाना और एक गांव है आपके सनावड़ा। और सनावड़ा गांव के कलाकारों ने इस नृत्य का प्रथम एशियाई खेलों में प्रदर्शन किया था मित्रों। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। तब सनावड़ा के कुछ कलाकार वहां गए थे और एशियाई खेलों में किसका प्रदर्शन किया था? इसी गैर नृत्य का जो है प्रदर्शन किया था। तो ये ध्यान रखना। एक जगह राजस्थान में ऐसी है मित्रों जहां पर लकड़ी के डंडों के स्थान पर तलवार का प्रयोग किया जाता है, जिसको तलवारों की गैर कहते हैं। और तलवारों की गैर जो है वो आपके कहां होती है? मैनार उदयपुर में होती है, जहां मैनारिया जाति के ब्राह्मण लोग जो है वो गैर खेलते हैं। ठीक है। और राव जी की गैर अगर पूछे तो आपके जोधपुर में है। राव जी की गैर जोधपुर में। तो यहां पर हम कुछ बातें लिख देते हैं। गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? तो समय ध्यान रखना, समय होली पर लगभग 15 दिन तक। ठीक है। खांडा क्या होता है? नृत्य में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे। इस नृत्य में जो लकड़ी के डंडों का प्रयोग किया जाता है मित्रों, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको खांडा बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, खांडा। ठीक है। प्रसिद्ध कहां का है ये नृत्य? प्रसिद्ध एक तो है मेवाड़ और एक है आपके सनावड़ा गांव और कनाना गांव। सनावड़ा गांव और कनावा गांव ये दोनों आपके कहां पे हैं? ये दोनों आपके बाड़मेर में हैं। ठीक है। सनावड़ा गांव और कनाना गांव बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। अब एक और पॉइंट और लिख दीजिए। सनावड़ा गांव के कलाकारों ने इस नृत्य का प्रदर्शन प्रथम एशियाई खेलों में अब प्रथम एशियाई खेल कब हुए? तो इसमें आप ऊपर लिख देना यूं, प्रथम एशियाई खेल 1951 और दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों में सनावड़ा गांव के कलाकारों ने इस नृत्य का प्रदर्शन प्रथम एशियाई खेलों में किया। ठीक है। और 2 बातें जो मैंने आपको बताई, एक तो तलवारों की गैर कहां की प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर ध्यान रखना, मैनार कहां पे है? आपके उदयपुर। मैनार वैसे प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, उदयपुर मैनार। कर्ता कौन है यहां पे? तो यहां पे एक पॉइंट और लिख देना, मैनारिया ब्राह्मणों द्वारा ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा ये किया जाता है। और दूसरा है रावजी की गैर।
राव जी की गैर, जोधपुर। राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, गैर नृत्य, ये भी भीलों का प्रमुख नृत्य है। गैर तो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। होली के अवसर आपने देखा भी होगा गैर नृत्य पुरुष जो है वो क्या करते हैं, आपके गोल घेरा बनाते हैं, हाथ में लकड़ी के छड़े लेते हैं और फिर एक दूसरे को यूं टकराते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका तीसरा है हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है? हमने पढ़ा था गौरी और गैर हाथी पर द्विचक्र में, तो हाथी पर होगा तो तीसरा हो जाएगा आपके हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य भी ध्यान रखना सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। मतलब ये भी आपके पुरुष प्रधान नृत्य है और मुख्य रूप से ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष जो हैं वो हाथों में नंगी तलवार लेते हैं और नंगी तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर और तलवार चलाने का मंचन करते हुए नृत्य करते हैं, जिसे हाथी मना नृत्य कहते हैं। मैं फिर बता दूं मित्रों कि यहां से आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लगभग ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा पूछा गया हो कि गौरी नृत्य या गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऐसा पूछेंगे तो ध्यान रखना जहां भील समुदाय ज्यादा रहता है वहीं के जो है ये नृत्य भी प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि ये जातीय नृत्य है। आपको यूं कई बार पूछेंगे, 1000 बार पूछा गया है गौरी नृत्य किसका है, भीलों का, गरासियों का, कथोड़ियों का, कंजरों का, ठीक है ना। तो जाति पूछ सकते हैं लेकिन आपको स्थान बहुत ही कम, लगभग न के बराबर पूछेंगे। हाथी मना कब किया जाता है तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर किया जाता है। पुरुष हाथों में नंगी तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके हाथी मना नृत्य। चौथा हो जाएगा आपके द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य मित्र नाम से आपको पता चल रहा है मित्रों कि द्विचक्री मतलब दो चक्र होंगे। कितने चक्र होंगे? दो चक्र होंगे। तो दो चक्र होंगे तो एक चक्र तो हो जाएगा स्त्रियों का और एक चक्र हो जाएगा आपके पुरुषों का। मतलब ये कैसा नृत्य हो गया आपके? ये हो गया मित्रों युगल नृत्य। युगल नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें दो चक्र बने होते हैं। दो चक्र मतलब एक चक्र स्त्रियों का होगा और एक चक्र जो है वो किसका होगा? पुरुषों का। बाहरी चक्र हमेशा पुरुषों का होगा और इसके अंदर एक चक्र होगा जिसका चक्र किसका बना होगा? स्त्रियों का। अब होगा क्या? पुरुष और महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। पुरुष जैसे इस प्रकार घूम रहे हैं तो महिलाएं जो हैं इसके विपरीत घूमेगी। अगर पुरुष दाएं से बाएं हैं तो महिलाएं बाएं से दाएं की ओर घूमेगी। ठीक है ना, इस प्रकार घूमेगी। हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, वापस इसको सही कर देना। मतलब एक दूसरे के विपरीत में घूमते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो बस लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखना हो तो लिख देना। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत चक्रों में घूमते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा द्विचक्र। नाम भी इसलिए इसका जो है द्विचक्र इसीलिए पड़ा है कि इसमें दो चक्र जो है वो प्रयोग में लिए जाते हैं। एक पुरुषों का चक्र होता है, एक महिलाओं का चक्र होता है। नेक्स्ट जो पांचवा है आपके घूमरा नृत्य। घूमरा मतलब घूम घूम कर किया जाता है अर्धवृत्ताकार घेरे में। घूमरा नृत्य ये ध्यान रखना सिर्फ स्त्रियां भाग लेती हैं। मतलब ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य। महिलाएं जो हैं मांगलिक अवसरों पर अर्धवृत्ताकार घेरे में इधर उधर घूमते हुए नृत्य करती हैं। मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां अर्धवृत्ताकार घेरे में नृत्य करती हैं।
नृत्य करती है। अर्धवृत्ताकार घेरे में महिलाएं जो है ये नृत्य करती है। और लास्ट आपका छठा जो नृत्य होगा वो आपके हो जाएगा युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, तो युद्ध नृत्य युद्ध कौन करता है? तो ध्यान रखना युद्ध जो है वो आपके पुरुष करते हैं। कौन करता है? पुरुष। पुरुषों द्वारा पहले भील, मैंने कहा भील जाति जो है वो युद्ध प्रिय जाति है। मेवाड़ का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो भीलों के बलिदान का हम बात करते हैं। वहां भीलों ने जो है अपने स्वाभिमान की, अपने राजा के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जो है वो भी योगदान दिया था। तो यह नृत्य युद्ध के कह सकते हैं कि मंचन का रूप होता था। भील पुरुष जो है हथियारों के साथ क्या करते थे? पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे और वहां युद्ध होने का मंचन करते थे, युद्ध दृश्यों का जो मंचन करते थे। ये इसलिए किया जाता था, ये भी हम कह सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी भीलों की थी, जो बच्चे थे, उनको ये सिखाना कि युद्ध किस प्रकार होता है और युद्ध के प्रति उनके लगाव को दिखाने के लिए ये नृत्य किया जाता था। क्योंकि हथियार रखना मना था, हथियारों और यार युद्ध जैसे लड़ाई झगड़े करना मना है, आपको पता है कि अपराध काम है। इसलिए 2003 में राज्य सरकार ने कहते हैं कि इस पर क्या लगा दिया? इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मतलब अब जो है आप हथियारों के साथ में युद्ध का प्रदर्शन नहीं करते। आर्म एक्ट के तहत जो है इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो कर्ता कौन है? पुरुष। पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, युद्ध कलाओं, युद्ध कलाओं का एक तो प्रदर्शन किया जाता है। और एक पॉइंट और लिख देना, 2003 में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये 6 नृत्य मित्रों हमने पढ़े। ये 6 नृत्य किसके हैं? भीलू के नृत्य हैं। तो 6 नृत्यों के बारे में हमने बात की। ये भी ध्यान रखना विशेष अवसरों पर किया जाता है, मतलब मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर। ठीक है, तो 6 नृत्य भीलों के हैं। मतलब ये 6 नृत्य सिर्फ भीलों के ही हैं, इसमें और कोई जाति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विशुद्ध रूप से जो है ये भीलों के नृत्य है।